नमस्कार सभी साथियों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के ये क्वेश्चंस जीआईसी मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और जीआईसी मेन एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन इतने हेल्पफुल होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, इन क्वेश्चंस को देखने के लिए हम लोग यानी कि ये क्वेश्चन बेस्ड थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने कलेक्शन किया हुआ है और ये कलेक्शन है सॉलिड स्टेट का। तो स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनु सर में। और आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या है कि सॉलिड स्टेट इज दैट, ये आपको पता है कि मैंने इजी नोट्स तैयार किए हैं। ये इजी नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। यानी कि ये इजी नोट्स आपके लिए बहुत इसलिए हेल्पफुल होंगे कि यहाँ शॉर्ट टर्म में आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो ये आपके लिए मैंने इजी नोट्स बहुत ही सिंपल बनाए हैं और ये इजी नोट्स से आप अपना पूरा जीआईसी मेन की थ्योरी आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि इसको आपको पढ़ना ज़रूर है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में है क्या। कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये तो आप भी जानते हैं कि सॉलिड वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। यानी कि इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज होंगे कि उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस नेग्लिजिबल हो जाएं और उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, वो मूव ना कर सकें, क्लोजली पैक हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। दोनों का ये चीज़ ध्यान रखनी कि इनका वॉल्यूम भी शेप होगा और वॉल्यूम भी डेफिनेट होगी, शेप भी डेफिनेट होगा, क्योंकि इनके बीच में मूवमेंट नहीं है, ये क्लोजली पैक है। दूसरी बात यह है कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि बीच में इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। फिर सॉलिड्स आर द ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये जितने भी सॉलिड होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पूरी तरीके से क्लोजली पैक होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, सॉरी पेज चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कि द डिफ्यूजन इन द केस ऑफ सॉलिड इज एक्सट्रीमली लो। ये डिफ्यूजन बहुत ही लो होता है। और ये सॉलिड जो होते हैं जितने भी वो रिजिड होते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हर पॉइंट अपने में क्वेश्चन लेकर के चलेगा। तो इजी नोट्स से आप देख रहे हैं कैसे पढ़ना है। आप बहुत सिंपल वे में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है। सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऑर्डर के हिसाब से किया गया। तो ये दो तरीके के सॉलिड्स बनाए गए। एक तो आपका एमॉर्फस सॉलिड बनाया गया और दूसरा आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो हमने कंसीडर किया ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। द सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए प्रॉपर पैटर्न, डेफिनेट ज्योमेट्री के साथ में अगर अरेंज है तो वो कहलाएगा आपका कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। इनके बीच में रेगुलर ज्योमेट्री होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। ये इनके बीच में ऑर्डर प्रॉपर होगा, अरेंजमेंट होगा, इनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। और ये ट्रू सॉलिड्स में भी कंसीडर किए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एग्जिबिट एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी का मतलब भी आपको बता देते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हो जाती हैं। यानी कि दे में पॉजेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिव अ रेगुलर कट वैन, यानी कि अगर इनको काटा जाए, नाइफ से कट किया जाए, तो एक रेगुलर पैटर्न में इनकी एजेस जो होती हैं वो कट हो जाती हैं। और अगर इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो एग्जांपल में हम लोग डायमंड की बात करेंगे, ग्रेफाइट की बात करेंगे, ऑल द मेटल्स एंड आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब हम लोग चल लेते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं पता है आपको, जिनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती, जिनके बीच में इरेगुलरिटी होती है, वो सब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में डालते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो अगर नाइफ से कट करेंगे तो इनकी एजेस शार्प नहीं होंगी। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स गिव एन इरेगुलर कट, यानी कि इरेगुलर कट देंगे व्हेन कट विद शार्प एजेस नाइफ। यानी कि अगर इरेगुलरिटी होगी जबकि उसके केस में वहाँ रेगुलरिटी थी।
एमॉर्फस सॉलिड्स हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, इनको स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, सुपर कूल लिक्विड भी बोला जाता है। और आप जानते हैं ग्लास इज कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। और ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं, मीन्स आइसोट्रॉपी का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये होती है किसकी चीज बात होती है, ये बात हो जाती है आपकी एमॉर्फस सॉलिड की। ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाई विंडो ग्लास पेन्स बिकम थिक एट द बॉटम इन ओल्ड बिल्डिंग्स, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो ग्लास होता है वो हीट करने पर, अगर हम उसे ग्लास को हीट करें तो इसमें क्या चेंज होगा, क्या वो क्रिस्टलाइन में चेंज होगा, क्या वो नहीं चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस भी यहाँ से पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ये किस बेस पे किया गया, ये क्लासिफिकेशन है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है इनके बीच में, इन चीज़ को देखना पड़ेगा। और वही कहलाएगा आपका एमॉर्फस, और वही कहलाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पर देख रहे होंगे आप आयनिक सॉलिड भी है, मॉलिकुलर सॉलिड भी है, कोवेलेंट सॉलिड भी है और मेटेलिक सॉलिड भी। एक एक करके बात कर लेंगे। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वही आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन लगती है वही यहाँ पर लगती है कि द आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वही कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स। अब हम लोग अगर एक चीज़ ये देखें कि अगर इनके बीच में जो हार्डनेस होती है वो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसे हम कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, वही होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो रीजन सभी का सेम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। ये बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं। लेकिन ये यानी कि अगर ये हम बात कर लेते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट, तो ये हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, है ना। एग्जाम्पल्स में NaCl आ गया, KCl आ गया, NaNO3, ये सभी बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसके, ध्यान रखेंगे। मॉलिकुलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हियर द लेटेस्ट साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, देयर इज ए वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज सभी जो है वो कोवेलेंट क्रिस्टल्स की हैं। भाई अभी आपने मॉलिकुलर सॉलिड्स जो पढ़े उनमें दो कैटेगरी भी आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें एक तो आपको पढ़ सकते हैं आप नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। कौन से पढ़ सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपका ये CO2 हो गया, जैसे आपका H2 हो गया, जैसे Cl2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ये सब नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में गिने जाएंगे। जबकि पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आ गया आपका HCl आ गया, जैसे अमोनिया आ गया, इसी तरीके से आपका H2O आ गया, ये सब HF आ गया, ये सब पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में गिने जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स की। कोवेलेंट क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल्स वो होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। इनकी पूरी वीडियो कोवेलेंट मॉलिकुलर सभी की मैंने दे रखी, सबका लिंक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन तब तक आप आज शॉर्ट नोट पे पढ़ के देखिए। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस। एग्जाम्पल में डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बोरेंडम है। कार्बोरेंडम का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये GIC में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेटेलिक क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख लेते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें मेटल आयंस यानी पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स, अगर हम इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पर करें तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 4, देखिए 1 2 3 4 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि वी कैन से कि दे आर प्रेजेंट, कर्नल्स आर प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम ये भी कह सकते हैं कि कर्नल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फंसे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
जिन्हें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, अगर इनको तोड़ना चाहो तो जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता इनको, ये चीज़ भी आपको ध्यान रख। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। They are good conductor of heat and electricity due to the presence of free electrons, mobile electrons, valence electrons की वजह से ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो एक कील लगा के देख लेना भाई साहब, दूसरी तरफ यानी कि स्विच में लगाना, उधर से ऑन करना, पता लग जाएगा बैड कंडक्टर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हालांकि नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ सिंपली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे कैन बी बीटेड इनटू शीट्स, ये सभी प्रॉपर्टी इनके अंदर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक्सेप्ट ऑल द मेटल्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी मरकरी एक एक्सेप्शन होता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीजीटी एग्जामिनेशंस में, तो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जीआईसी में आ सकती है, यानी कि अगर जीआईसी मेन की बात करें तो जीआईसी मेन में ये इक्वेशन आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 2022 एग्जामिनेशन, जीआईसी मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये। तो आप इस पूरे टॉपिक पे बिल्कुल साथ बने रहिए, इसकी एक एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा। तो ब्रैग्स इक्वेशन में एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये आपसे डेराइव भी कराई जा सकती है, मीन्स ये इक्वेशन डेराइव भी कराई जा सकती है जीआईसी में। यहाँ पर n क्या है, या सिंपल में पूछी जा सकती है कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या है इसके, जिसमें n है, लैम्डा है, d है, ये सब क्या है, ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस है। पहले क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस की, तो ये एक नेटवर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस तरीके से ये नेटवर्क बनाया, और इस नेटवर्क में देखा कि आपने देखा कि बार बार कुछ यूनिट्स रिपीट हो रही हैं। जैसे ये यूनिट आपने देखा ये बार बार रिपीट हो रही है, इसे बाहर निकाल के मैं क्या करूँ, सिंपल वे में इस तरीके से बना दूँ, तो ये बन जाती है आपकी क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बन जाती है, क्यूबिक यूनिट सेल बन जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल फंक्शनल रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल। ये बार बार रिपीट हो रही है, जैसे एक हो गया, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ये सब रिपीटिशन चल रहा है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं, बार बार रिपीट कर रही होती है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो ये है कि भाई इनमें 3 जो साइड्स होती हैं, जैसे कि मान लो अगर हम इस तरीके से हमने एक यूनिट सेल का डायग्राम बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइड जो होती है, एज जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए हो सकती है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो बी हो सकती है, और ये वाली जो हाइट है वो सी हो सकती है। इसका मतलब इसमें साइड्स हो सकती है बी सी। जो एक्सेस हैं वो एक्सेस भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक्सेस क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस अगर आप देखें तो इसे आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, तो ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, जेड, ये सब एक्सेस भी हो जाएंगे इसमें। और इंटरफेसियल जो एंगल्स हैं वो एंगल, मतलब ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये वाला एंगल बीटा हो गया, ये वाला एंगल आपका गामा हो गया, तो इस तरीके से ये एंगल्स, तो ये टर्म जो है ये जीआईसी में पूछा जा सकता है। ये टर्म जीआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये वाला टर्म पूछ सकते हैं, ये वाला टर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये वाला भी टर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद इस पे भी इम्पोर्टेंट लगाइए, ये भी टर्म पूछा जा सकता है, ये पीजीटी 2021 के एग्जाम में आया भी था कि मिलर इंडिसेस क्या है। एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन्स इन द क्रिस्टल आर रिप्रेजेंटेड बाय द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट किसको, क्या प्लेन, जो क्रिस्टल का प्लेन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एच इज इक्वल टू ए अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ द, यानी रेसिप्रोकल माना जाता है ये के इज इक्वल टू बी हो गया, एल इज इक्वल टू सी हो गया, तो ये रेसिप्रोकल वैल्यूज रहती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये मैंने जो यहाँ पर 14 टाइप्स के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं जो ब्रेबिस ने डिस्कवर किए थे, इनको हम लोग ब्रेबिस लैटिस के नाम से भी जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? ब्रेविस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्रेविस लैटिस जो होते हैं, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस डिस्कवर्ड बाय द ब्रेविस, सो दे आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। इसकी ट्रिक भी मैंने समझाई हुई है, वो ईजिली आप ट्रिक जो है वो सीख सकते हैं। इसका मैं आपको लिंक लगा दूंगा और इस लिंक से आप ईजिली ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप याद कर लेंगे। मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिसमें CTO और RHMT करके लिखा हुआ है। तो आप यहाँ क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक करके फिर उनको बताया गया कि कैसे आपको अरेंज करना है। ईजिली आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये 14 के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर NaCl और डायमंड याद कर लीजिएगा, यहाँ पर SnO2 TiO2 बहुत पूछा जाता है, यहाँ BSO4 रोम्बिक सल्फर पूछा जाता है, खूब पूछा गया है। और यहाँ पर ये CaSO4 का एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन कार्बाइड के एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड, इसके एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल वाले के। और यहाँ पर K2Cr2O7 और ये H3BO3 याद रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल के बाद में हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या आएगा सामने देखते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, वही 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम थे। ये 14 टाइप्स के कैसे हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 3 ये हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 9 और 5 यहाँ देख लीजिए ये 5 हो गए। तो टोटल मिलाकर ये 14 क्रिस्टल सिस्टम बन गए। इन दोनों को मिलाइए तो ये आपको मिल जाएंगे 14 क्रिस्टल सिस्टम। किसमें कितने हैं ये सब सामने लिखा हुआ है, वो आप आसानी से पढ़ लेंगे। ये नोट्स भी आपको मैं ये PDF में आपको लगा दूंगा, यानी कि इसके लिंक में डाल दूंगा PDF, तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट एटम्स टुवर्ड्स द क्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसी डायग्राम को ले लेता हूँ, चलिए ये डायग्राम मैंने ले लिया, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ जगह है, यहाँ बनाता हूँ। इस तरीके से मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर। और अब आप देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो एज होता है, जो किनारा होता है, उस किनारे पे एटम का 1/8 पार्ट, यानी यहाँ पर 1/8 होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमेशा हाथ आधा होगा, फेस पे आधा होगा। जैसे आपके घर की दीवार पे एक बॉल फिट कर दिया तो आधी आपके हिस्से में रहेगी, आधी पड़ोसी के हिस्से में चली जाएगी। अब बीच में सेंटर की बात करें तो सेंटर में हमेशा एटम 1 होता है, और एज पे जो किनारा होता है, इस किनारे पे बात करें तो 1/4 होता है, 1/4, ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि कहाँ कितना एटम होता है। यहाँ ईच कॉर्नर एटम इज, यानी ईच कॉर्नर कंटेन्स 1/8 पार्ट, ईच बॉडी सेंटर कंटेन 1 पार्ट, ईच फेस सेंटर कंटेन्स 1/2 एंड ईच एज सेंटर कंटेन्स 1/4। तो ये चीज ध्यान रखना। सिंपल, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में देखें तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, जहाँ पर कॉर्नर पे एटम होते हैं। और इनका अगर हम लोग ये देखें कि कितने एटम होंगे निकल के, तो कॉर्नर पे 1/8 होता है, 1/8 8 टाइम्स होगा, तो सिंपली वी कैन से दैट इट इज 1। तो मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 आता है। जबकि रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस a/2। अब आखिरकार रेडियस a/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर इसको इसका फ्रंट देखें तो इसके फ्रंट पे जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, वो जरा देखिएगा। इस तरीके से एक एटम मैंने बनाया, ये दूसरा आइटम बनाया, ये मैंने तीसरा आइटम बनाया, और ये चौथा आइटम बनाया। अब इनको हम लोग सामने फ्रंट ऐसे तो देखेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो a हो जाती, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका a/2। तो वही a/2 रेडियस यहाँ निकाला गया है। अब आगे देख लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एटम्स कहाँ होते हैं, हर कॉर्नर पे होते हैं, और एज वेल एज 1 एटम एट द बॉडी सेंटर, यानी कि बॉडी के सेंटर पे एक एटम होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कॉर्नर पे 1/8 × 8 हो गया, और प्लस में बॉडी में तो पूरे एटम होगा, तो टोटल 2 निकल के आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फेस सेंटर्ड। यहाँ इनका रेडियस भी ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियस रूट, भाई ये लिखा है r = √3a/4, तो इसको ऐसे भी लिख लो, r = a√3/4, यानी कि ये a रूट में नहीं है, रूट के बाहर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी कि हर फेस पे भी होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान यहाँ भी देनी है कि भाई ये फेसेस पे भी दिखेगा एटम, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, ये फेस पीछे वाली है आपके जहाँ बैठे
वहाँ फेस जैसे देख रहे हैं वीडियो, ये इस तरीके से ये सब फेस पे है, यानी कि अब कॉर्नर पे तो ये वाले हो गए, कॉर्नर पे जो आपको दिख रहे हैं ये वाले बड़े बड़े जो सर्कल में बना रहा हूँ ये कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे कितना है 1/8 हो गया, और 8 कॉर्नर्स हैं, और फेस पे कितना हो गया आधा हो गया, 6 फेसेस हैं, तो टोटल हो जाएगा आपका 1 + 3 मीन्स ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आइटम्स निकल आएंगे। इसका जो रेडियस आता है वो रेडियस r = a/2√2 आता है। इसको मैंने समझाया हुआ भी है वीडियोस में, मैं आपको लिंक लगाऊंगा इसमें। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी जिसे बोलते हैं वो क्या होती है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन इज द परसेंटेज ऑफ द स्पेस। फ्रैक्शन लिखेंगे तो परसेंटेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी लिखेंगे तो फ्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ the unit cell occupied by the atoms. या packing efficiency is defined as the percentage of the space occupied by the atoms और एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कितने एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस एरिया को रिप्रेजेंटेशन हम देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी से देंगे। और यहाँ पर आपका सिंपल में कितनी आती है, ये फ्रैक्शन आएगा 0.52 और परसेंटेज आएगी 52%। एम्प्टी स्पेस निकालना है तो 100 में से घटा दीजिएगा, अपने आप निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड में निकाली जाती है, तो बॉडी सेंटर्ड में 68% आती है, फेस सेंटर्ड में 74% आ जाती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए ये बहुत ही यहाँ पर 74% ऑक्यूपाइड हो जाए, 26% एम्प्टी स्पेस चला जाएगा। डेंसिटी निकालने का जो फार्मूला है रो इज इक्वल टू, वो सिंपल फार्मूला, रो इज इक्वल टू जेड इंटू m/a³ इंटू Na हो जाता है। और यहाँ पर Na एवोगैड्रो नंबर है, A एज लेंथ है, Z नंबर ऑफ एटम्स है, और M जो है वो मॉलिकुलर मास है या मोलर मास जिसे बोलते हैं। वो ये फार्मूला जो मैंने लिख दिया, ये आपका Z हो गया इंटू ये मोलर मास M हो गया, ये आपका A³ हो गया, और ये आपका एवोगैड्रो नंबर Na हो गया, Na हो गया। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्लोज पैकिंग पे चले आते हैं। क्लोज पैकिंग जब 1 डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, एटम्स रो में होते हैं, सिंपल रो में ऐसे चलेंगे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या होती है, 2 तरीके की होती है, एक तो हेक्सागोनल होती है और एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसमें एटम्स जो होते हैं एक रो में प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, और ईच रो इज प्रेजेंट जस्ट ओवर द अनदर रो। हर रो दूसरी रो के ऊपर होगी, और इस वाले आइटम को देखो तो ये 4 को टच कर रहा होगा। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको देखें तो ऐसे टच कर रहा होगा, ये ऐसे टच कर रहा होगा, ये ऐसे टच कर रहा होगा, ये वाली कंडीशन इसमें बन जाएगी। समझ रहे ना बात? तो ये डायग्राम जो हमने रेड वाला बनाया वो देखिएगा। इसी तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, एक रो हम ऐसे बना रहे हैं, फर्स्ट रो, और सेकंड रो इसका डिप्रेशन में जाने देंगे, इस तरीके से जाने देंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ईच सेकंड लेयर इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा ये डायग्राम, इस तरीके से आएगा ये। उसके बाद ये लेयर आ गई, ये लेयर आ गई, ये लेयर आ गई, ये लेयर। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसको देखें तो ये इतने को टच कर रहा है, ध्यान दीजिए ये, तो ये हेक्सागन बन जाता है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर डेंसर देन 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये क्वेश्चन जीआईसी में आ सकता है कि कौन सी क्लोज पैकिंग ज़्यादा डेंसर होती है और क्यों होती है। ये चीज़ आपको शायद दिख रही होगी, क्योंकि वहाँ डिप्रेशन में, हेक्सागोनल में डिप्रेशन में चला जाता है तो यहाँ डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी जो है डाउन पड़ जाएगी, वहाँ डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी। कारण ये कि एयर स्पेसेस यहाँ पर क्या होंगे, कम हो जाएंगे, वहाँ एयर स्पेसेस ज़्यादा थे। तो 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर डेंसर, यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी, वहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी। 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 64% इफिशिएंट, 60.4%, और ये 52.4% इफिशिएंट है। अब यहाँ पर इन 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाइड्स आर प्रेजेंट, वाइल इन 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ट्रायंगुलर वाइड। यहाँ देखो आपको ट्रायंगुलर वाइड ये दिख रहा होगा। देखिए हम अगर यहाँ पर एक डायग्राम बनाए भी, दोबारा बना के दिखाते हैं तो आपको ट्रायंगुलर हम वाइड दिखा देंगे, ये पक्की बात है। देखिए ये ट्रायंगुलर वाइड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से। अब आप कहीं पर भी देखिए तो ये ट्रायंगुलर वाइड आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रायंगुलर वाइड, ये इसमें जो है ऊपर वाले में वो आपको स्क्वायर वाइड दिखेगा। देखो साफ दिख रहा है स्क्वायर वाइड पूरा, यहाँ देखिए कहीं भी देख लीजिए स्क्वायर वाइड दिख जाएगा। तो अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन,
थ्री डायमेंशन में क्या होता है, थ्री डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप होता है, यानी कि पहली लेयर दूसरी लेयर ए टाइप बी टाइप, ए टाइप बी टाइप चलेगा, फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आनी चाहिए। जबकि आप अगर आ जाते हैं इस टाइप में, यहाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग ए बी सी टाइप में, तो इसमें होता क्या है कि एक लेयर तो हमने ये रखी, ए टाइप लेयर कहलाती है, सिंपल, ये ए टाइप हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको बी टाइप इसके डिप्रेशन में डाल देते हैं, ये मैंने बी टाइप इसके डिप्रेशन में जाने दी, ये बी टाइप, फिर आपकी आगे कौन सी ए टाइप लेयर आ गई, फिर ए टाइप लेयर आ गई, इस तरीके से ये ए टाइप आ गई। अब क्या किया, इसके हमने ठीक ऊपर जो है इसके यहाँ पर डिप्रेशन, ये इसके ऊपर एक लेयर रख दी, ये वाली, ये सी लेयर हो गई, ये रख दी सी लेयर हो गई, ये रख दी सी लेयर, ये लेयर एंड सो ऑन। इस तरीके से जो लेयर आती है वो कहलाती है आपकी क्या, वो सिंपली कहलाएगी आपकी ए बी सी बी साइड। जो रेड वाली है, जो रेड वाली है तो ये लेयर कहलाएगी, ये भी ए लेयर हो गई, ठीक है ना। ग्रीन वाली लेयर जो है वो कहलाएगी आपकी, ये बी लेयर कहलाएगी, और ये वाली लेयर जो है वो आपकी ब्लू वाली, ये सी लेयर, तो ए बी सी लेयर तैयार हो जाएगी। बोथ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इक्वली इफिशिएंट इन 74% होता है। voids क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये void इज द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन void is the empty space atoms when empty space when left when atoms are closely packed in a crystal lattice। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एटम जब क्लोजली पैक हो जाते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस बचता है उन्हें हम लोग बोलते हैं वाइड या इंटरस्टिशियल साइट या इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी बोलते हैं। ये दो तरीके के, एक टेट्राहेड्रल वाइड है और एक है ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर, जब एटम टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होंगे तो जो वाइड बनेगा, इस एम्प्टी स्पेस लेफ्ट होगा, वो कहलाएगा आपका टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड का जो फार्मूला है आर वाइड इज इक्वल टू 0.225 आर। ये बड़े मतलब एटम का ये जो वाइड की जगह जो अंदर बच रही है उसी की वैल्यू। अब आखिरकार ये टेट्राहेड्रल है क्यों, वो भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ये हमने एक एटम ऐसे बनाया, देख रहे हैं आप, ये बनाया एटम, दूसरा एटम ये बनाया इन्होंने, और तीसरा एटम ये बनाया इन्होंने, इसके ऊपर एक एटम इन्होंने रेड कलर का ये रख दिया है, ये सिंपल। तो जो स्पेस बचा इसी को तो बोला टेट्राहेड्रल वाइड। अब हम लोग इसको जरा ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो सिंपल वे में एटम बनाया, तो मैंने एक एटम ये बनाया, एक एटम मैंने ये बनाया, ठीक है, दिख रहा है आपको, और ये एक एटम ये बना दिया, और रेड वाला आइटम हम लोग ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ, और इसको हम ब्लैक लाइन से मिला देते हैं। तो जब हम मिलाते हैं तो आप देख रहे होंगे ये कंडीशन जो बन के आती है सामने, ये टेट्राहेड्रल कंडीशन बन के आती है, इसीलिए हम इसको टेट्राहेड्रल वाइड के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड इज द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑक्टाहेड्रल मैनर। अब ये ऑक्टाहेड्रल मैनर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है, ये एटम लिया, फिर एक एटम ये लिया, इसके नीचे एक एटम लगा दिया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ कर लेता हूँ इस रेड कलर को। अब मैंने एक एटम मालूम कहाँ बनाया, एक एटम इसको क्रॉस करते हुए बनाया, एक एटम इसको क्रॉस करते हुए बनाया, एक एटम इसको क्रॉस करते हुए बनाया, तो बीच में जो एम्प्टी स्पेस लेफ्ट हुआ वही ऑक्टाहेड्रल वाइड तो हुआ। अब हम इनको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम इनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, मैंने ये दो एटम ब्लैक वाले जो थे वो बना दिए, क्यों ऑक्टाहेड्रल है वो आपको बता दें। एक आपके सामने मैंने इस तरीके से बना दिया आपका ये रेड वाला, रेड वाले दो ये बना दिए, बन गए। अब इनके नीचे ऊपर भी एक रेड बना दिया, और नीचे जो एटम है वो उनका ब्लैक बना दिया। अब क्या करना है, इनको मिला देना है। देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इसके मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, सिंपल। भाई आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब इसको क्या करना है, इसको इससे मिला दिया, इसको यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, इस तरीके से। और इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, इनमें भी मिलान करना है, यानी इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ। देखिए ऑक्टाहेड्रन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ ऑक्टाहेड्रन दिख रहा होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड कहलाता है। अब इनका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑक्टाहेड्रल वाइड 1n के बराबर होता है और 2n इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा।
चलते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने जो पढ़े थे इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा, ये यहाँ देखिए, ये यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, क्योंकि ईच एटम इज इन कॉन्टैक्ट विद 6 एटम्स। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर वाले में यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था 4। क्यों आ रहा था? क्योंकि ईच एटम इज इन कॉन्टैक्ट विद 4 एटम्स। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज, वो भी समझते हैं। रेडियस रेशियो पे आइए। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगा। अब जो वैल्यूज हैं वो 0.001, 0.115 से 0.225, 0.225 से 0.414 एंड 0.414 से 0.732 एंड 1। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है तो आप पहचान लेंगे किस रेशियो में आ रहा है। 4 है तो इसके बीच में आएगा, है ना, और अगर 6 है तो इसके बीच में आएगा, 8 है तो इसके बीच में आएगा, 12 है तो इसके बीच में आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन मिलना है, आप देख लेना, पक्का है कि जीआईसी मेन में मिल सकता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कितने क्लोरीन कितने सोडियम से अटैच है, कितने सोडियम कितने क्लोराइड आयन से अटैच है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 chloride ions और each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. It means coordination number of both the ions is 6। यहाँ पे 6 रहता है। और ऐसी ही कैटेगरी कौन कौन फॉलो करता है वो भी आप देख लीजिए। ऐसी ही कैटेगरी ये सब आयंस, ये सब मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं, आयनिक सॉलिड है, जिनमें एक्सेप्शन भी लिख दिया गया है, तो ये एक्सेप्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर भी वही होता है कि, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 चलता है। ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयंस। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल भी आप याद कर लेना। CSBr, CSI, CSCN, TSCl एंड सो ऑन, इस तरीके से एग्जाम्पल। जेड जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर होता है, ईच जिंक आयन इज सराउंडेड बाई 4 सल्फाइड आयंस एंड ईच सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 4 जिंक आयंस। तो ये स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाता है। एग्जाम्पल ये आपको दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेंगे, इनकी PDF भी आपको दी जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आ सकता है एग्जाम में कि भाई CF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। CF2 का स्ट्रक्चर फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है और इनमें FCC अरेंजमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कैल्शियम आयन हैज़ 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाइल फ्लोराइड आयन हैज़ 4। तो 8:4 का रेशियो इसमें रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनके एग्जाम्पल्स भी नीचे लगे हुए। इसी तरीके से Na2O का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कैसा स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें K2O, RB2O एग्जाम्पल होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 होगा, ऊपर का उल्टा चलेगा, यहाँ पर 8:4, यहाँ 4:8 हो जाता है। एंटी फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड का जस्ट अपोजिट। मिनरल नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर GIC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिनरल्स, जो मिनरल होता है MgL2O4 इज ए कॉल्ड नॉर्मल स्पाइनल। इसमें क्या होता है, क्यूबिकुलोस पैकिंग होती है और O2 डाई नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई द नॉर्मल साइट्स लाइक Mg डाई पॉजिटिव आयंस। कहाँ होते हैं? 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइडेड। एल्युमिनियम आयंस कहाँ होते हैं? ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। एग्जाम्पल ये देखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट का मतलब ही होता है कि नॉर्मल आइडियल कंडीशन से कोई चीज़ डेविएट कर जाए। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द इन द आइडियल क्रिस्टल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट और इट इज आल्सो कॉल्ड इम्परफेक्शंस। इसको इम्परफेक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक स्टाइकोमेट्रिक होता है और एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक होता है। स्टाइकोमेट्रिक में रेशियो कैसा रहता है? रेशियो ऑफ कैटायन एंड आयंस सेम रहता है। रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स सेम। जैसे अगर 2 कैटायन गायब हुए तो 2 एनायन गायब हो जाएंगे, तो रेशियो फिर भी बराबर रहेगा। तो इसमें 2 कैटेगरी आती है, शॉर्टकी और फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय दोस क्रिस्टल्स इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई एंड मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लैटिस साइड। लैटिस साइड से इक्वल नंबर के कैटायन आयन गायब हो जाएंगे। जैसे कि सिंपली हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी, अगर सिंपल वे में लिया जाए तो भाई ये हमारे एक क्लास है, इस क्लास में ये सब बच्चे बैठे हुए रो में, 4 ये बैठे हैं, 4 ये बैठे हैं, 4 ये बैठे हैं, इस तरीके से रो में बैठे हुए हैं।
अब अगर यहाँ से एक ये बॉय है, एक गर्ल है, एक बॉय गर्ल का एक बना हुआ है, एक बॉय कम हो गया और एक गर्ल कम हो गया, मीन्स इक्वल नंबर से गायब हुए, तो रेशियो पर ऑलरेडी सेम रहा। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, जो अगले पेज में आपको दिखाई गई है। देखिएगा यहाँ पर दिखा रखा है कि एक कैटायन एक एनायन गायब हुआ, डेंसिटी घटी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, क्योंकि नेगेटिव जितने उतने पॉजिटिव अभी भी बरकरार है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में आए तो यहाँ डिसलोकेशन होता है, मेनली डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लेटेस्ट पॉइंट टू द इंटरस्टिशियल साइट हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट भी से हम लोग बोल देते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इसमें रेशियो बराबर नहीं रहता है, मतलब मेटल एक्सेस भी होता है और मेटल डेफिशिएंसी, ये देखिए दोनों आमने सामने आपके हैं, ये हो गया मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस हो गया और ये मेटल डेफिशिएंसी हो गया। यहाँ कैटायन का नंबर घटेगा, मेटल एक्सेस मतलब यहाँ कैटायन बढ़ेगा, एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट को मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए काम किया गया, देख रहे हैं आप। अब इसमें क्या, ये बाई एनायन वैकेंसी हो गया, अब एनायन वैकेंसी होगा तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर जाएगा, जब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये कोई ना कोई वेवलेंथ निकालेगा, उसी वजह से कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता था कि वाई जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो ऑन हीटिंग वाइल बिकम्स वाइट ऑन कूलिंग, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ बनता है। और एफ सेंटर क्या होता है ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ सेंटर। तो एफ सेंटर मीन्स, एफ मीन्स फारवेंजर, फॉर बी सेंटर मीन्स कलर सेंटर होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है वो अपने में से एक टाइप की वेवलेंथ निकालता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कलर सेंटर और फॉर बी सेंटर बोलते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ एफ सेंटर ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। मेटल डेफिशिएंसी दो तरीके से होती है, या तो एनायन कैटायन मिस कर जाए या फिर एनायन इस पर एक्स्ट्रा डाल दिया जाए, तो इस तरीके से इसके भी नोट्स ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक के बाद एक पैरामैग्नेटिक होता है, पैरा और फेरो, एंटी फेरो और फेरी। तो पैरा डाया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं, ये डाया वाली पेड कंडीशन है, मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रिपेल कर जाएंगे, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन हाईली अनपेड होंगे, मीन्स दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर हाईली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें जो अलाइनमेंट होता है वो कैंसिल हो रहा होता है और डाइपोल मोमेंट जीरो निकल करके आता है, मीन्स ये इसका एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट नेट रिजल्टेंट मैग्नेट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड। जैसे एक इसको कैंसिल करेगा लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर एक कैंसिल करेगा फिर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। इसका डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। नील्स टेम्परेचर क्या है ये पूछा जा सकता है। तो क्यूरी टेम्परेचर में फेरो जो होता है वो पैरा में कन्वर्ट होता है, और यहाँ एंटी फेरो जो होता है वो किस में, पैरा में कन्वर्ट होता है। ये दोनों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है जीआईसी मेन के लिए। तो मैंने आज आपको नोट्स दिए जीआईसी मेन के, इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन इससे पहले अभी आप देख लें कि टोटल नोट्स आपके सामने पहुंच चुके होंगे। ये सभी नोट्स जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जो आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं, और इनको आप बढ़िया से कॉपी पे लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए ये होगा कि आप इन नोट्स की मदद से ईजिली आगे के न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और मेन पॉइंट्स यानी क्विक रिवीजन में भी ये बहुत मदद करेंगे सिंपल नोट्स। तो ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। तो ये क्विक रिवीजन नोट्स भी सिंपली आप कह सकते हैं कि सर ने हमें क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं।
तो ये पूरी क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी, पूरे शॉर्ट नोट भी आप तक पहुँचे होंगे, एक रिवीजन भी आपका हुआ होगा। तो इसके साथ हम आपके इसके क्वेश्चंस लेकर के जीआईसी मेन के लिए सॉलिड के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा। तब तक आप इसे रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और एक यार इतनी मेहनत के बाद एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। अगर आप एक कमेंट लिखेंगे तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा।